नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपके लिए फिर कंप्यूटर फंडामेंटल की टॉपिक को लेकर के आए हैं। इस बार कंप्यूटर फंडामेंटल में हम एम एस एक्सेल पढ़ने वाले हैं। एम एस एक्सेल का यह पार्ट फर्स्ट रहेगा। इसके बाद हम पार्ट सेकंड वीडियो बनाएंगे। और ये जो हमारा एम एस एक्सेल का पार्ट है, ये हमारा कंसेप्ट बेस है। और इस कंसेप्ट बेस में हम जो करने वाले हैं, एक दो चार क्वेश्चन हम करेंगे जो कि हमारे क्वेरी को सॉल्व करेगा। ठीक है। और इसके बाद हम सेकेंड पार्ट लाएंगे, उसमें हमारे क्वेश्चन होंगे, कंसेप्ट होंगे और एज वेल एज बहुत सारे फार्मूला होंगे, जिससे हम बहुत सारे सीट को कैलकुलेट करने का, एवरेज निकालने का, परसेंटेज निकालने का कंसेप्ट समझ जाएंगे। ठीक है। तो आज हमारा ये टॉपिक एम एस एक्सेल का है। एम एस एक्सेल पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर हम देखें तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, इंडस्ट्रीज में, ठीक है, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिसों में, ये सब हर जगह क्या होती है, यूज किए जाते हैं एम एस एक्सेल। बिन आज के डेट में एम एस एक्सेल के बिना हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। हमको एक नॉर्मल से सीट बनानी हो, चाहे वो सैलरी का हो या स्टूडेंट का मार्कशीट हो, हर जगह एक्सेल की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। तो ये टॉपिक आप समझ सकते हो कि कितना इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस टॉपिक को आपको बहुत ढंग से समझना है। ठीक है। तो हम चलते हैं इस चैप्टर को ढंग से समझने के लिए। और पहले हम गणेश भगवान को प्रणाम करते हैं और हम यही कहेंगे कि भाई हमको तो जितना समझ में आ गया, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ये सारा कंसेप्ट उनके माइंड में देखते ही देखते एंट्री कर जाए। ठीक। तो चलते हैं चैप्टर। तो हमारा ये चैप्टर है एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल क्या होता है? ठीक है। तो एम एस एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। इट इज यूज टू ऑर्गेनाइज, एनालाइज, कैलकुलेट एंड यूजिंग फार्मूला। एम एस एक्सेल एक स्प्रेडशीट होता है। क्या होता है? ये एक स्प्रेडशीट है। और ये स्प्रेडशीट जो होता है, ये डेवलप किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के माध्यम से। और ये जो सीट हमारा बन के रेडी होता है, ये जनरली एनालाइज डेटा करता है। डेटा को क्या करता है? विश्लेषण करता है कि हमारा जो डेटा बना है, जो सीट बना है, वो सही बना है या नहीं बना है। उस डेटा को ऑर्गेनाइज भी करता है, एक पैटर्न में, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करता है? व्यवस्थित करता है। फिर उस डेटा को वो क्या करता है? कैलकुलेट करता है, मतलब कि गणना करता है। फिर फॉर्मूला अप्लाई करता है कि हमने जो भी सीट बनाई है, क्या उस सीट में हम फार्मूला के थ्रू एवरेज निकाल पाते हैं? क्या हम फार्मूला के थ्रू परसेंटेज निकाल पाते हैं? क्या हम फार्मूला के थ्रू सेल को काउंट कर सकते हैं? ये सब जब हम अप्लाई करते हैं एम एस एक्सेल में, तो हमको एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक। तो हम इस कंसेप्ट को समझते हुए हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारा है मेन फीचर, मुख्य विशेषताएं, कि हमारा एम एस एक्सेल का मुख्य फीचर क्या है। ठीक। तो एम एस एक्सेल को हम कुछ भी कहने और समझने से पहले हम ये जानेंगे कि एम एस एक्सेल जो होता है, ये एक सीट होता है। क्या होता है? सीट। और इस सीट पे हम जो कार्य करते हैं, इसको बोला जाता है वर्क। तो सीट पे किया गया कार्य, वर्क, ही वर्कशीट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। आ रही बात समझ में? और ये सीट जो होती है, सिंगल पेज इन एक्सेल, ये सिंगल पेज होता है। ये सिंगल पेज को ही वर्कशीट के नाम से जाना जाता है। ठीक। जैसे कि समझने के लिए मैं यहाँ एक टेबल ड्रॉ कर देता हूं। यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा कि ये टेबल मैथ का जो छोटा सा ग्राफ पेपर जैसे या टेबल फॉर्म में बन के आता है, वैसा बना हुआ है। और यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर दिए हुए हैं, ऊपर A B C D, यहाँ पे अल्फाबेट्स दिए हुए हैं। ठीक। तो हमारा इसमें जो 1 2 3 4 है, ये हमारा वर्टिकल होता है। ठीक। और ABCD जो है, ये हमारा हॉरिजेंटल होता है। ठीक। तो समझिए फिर इसको कि ऐसे जो लाइन बनी होती है, टॉप टू बॉटम, लाइन जो हमारी बनी होती है टॉप टू बॉटम,
वो हमारा कौन सी लाइन होती है, वर्टिकल, और जो लाइन ऐसे मूव कर रही है लेफ्ट टू राइट वो हमारा होता है हॉरिजेंटल। ठीक है। सेकेंड हमारा है वर्कबुक। वर्कबुक कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। जो हमने यहाँ एक टेबल बनाया था, सिंगल सीट बनाया था, यही सीट 2 टाइम्स हो, 3 टाइम्स हो, तो हम उसको किस नाम से जानेंगे, वर्कबुक के नाम से। ठीक। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल। सेल हमारा होता है इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। रो एंड कॉलम। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि जब हमारा रो और कॉलम एक किसी पॉइंट पे आकर के टकरा रही हो, कटिंग पॉइंट हो, उसी को हम सेल के नाम से जानते हैं। ठीक। फिर हमारा नेक्स्ट है फॉर्मूला यूज फॉर कैलकुलेशन। जब भी हम फार्मूला यूज करते हैं तो फार्मूला हमारा ये कंप्यूटर में हो, मैथ में हो, कोडिंग में हो, ये सब जनरली कैलकुलेशन करने के काम ही आते हैं कि हमको अपने क्वेश्चन को, क्वेरी को सॉल्व करके, कैलकुलेट करके आंसर को फाइंड आउट करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चार्ट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ग्राफिकल मतलब यह होता है कि जब भी हम किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हो वहां पे हमारा डेटा 2 डायमेंशन में दिखाई देता है। 2 डायमेंशन मीन्स व्हाट, एक हमारा एक्सिस एक्स होता है, एक एक्सिस हमारा वाई होता है। ठीक। जब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत तरह के चार्ट क्रिएट होके आते हैं, जैसे कि पाई चार्ट, बार चार्ट, सर्कुलर चार्ट, एक्स वाई स्कैटर चार्ट। ठीक है। इतने तरह के चार्ट क्रिएट होकर आते हैं जो कि क्या करते हैं, किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली। मतलब कि हम इमेज देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा चार्ट का जो डेटा फ्लो हो रहा है इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज। ठीक है। किसी भी कंपनी का जो शेयर होता है जब लॉस में जाता है या प्रॉफिट में जाता है तो ग्राफ के थ्रू दिखाया जाता है, और ग्राफ देख करके हमको डायरेक्टली समझ में आ जाता है, कैलकुलेशन को देख करके उतना समझ में नहीं आता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा मूल तत्व, बेसिक एलिमेंट्स। कौन कौन सी बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। तो हमारा बेसिक एलिमेंट्स जो कि अभी अभी मैंने डिस्कस किया है, पहला है हमारा रो। रो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं, रो। और ये लाइन हमारा डिफाइन होता है 1 2 3, और ये नंबर हमारा इनफाइनाइट तक जा सकता है। ठीक। जो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे हम आपको वहाँ ये बताने वाले हैं, आज का आपका होमवर्क भी रहेगा, आपको ये बताना है कि एक एक्सेल शीट में कितने रो होते हैं और कितने कॉलम होते हैं। ये आपका आज का होमवर्क है। ठीक। कल हम आपको बताएंगे अगर आपने आज इसको सॉल्व ना किया तो। ठीक है। सेकेंड है कॉलम। कॉलम जो कि वर्टिकल लाइन होती है, और वर्टिकल लाइन को हम किससे डिनोट करते हैं, ए बी सी से। वर्टिकल लाइन जब भी मूव करती है तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है समझने के लिए टॉप टू बॉटम, और हॉरिजॉन्टल लाइन जो भी होती है ये होती है लेफ्ट टू राइट। ठीक। फिर हमारा होता है सेल एड्रेस। सेल एड्रेस मतलब कि जहां भी हमारा इंटरसेक्शन हो रहा है, जहां भी एक रो दूसरे कॉलम से टकरा रहा हो, हम उसको किस नाम से जानेंगे, सेल एड्रेस। ठीक है। जैसे मान लो यहाँ कोई रो और कॉलम आकर के इस ब्लॉक में टकरा गई और उस ब्लॉक का नाम A1 B2 हो, तो हम उसको किस नाम से जानेंगे, सेल एड्रेस के नाम से। ठीक है। नेक्स्ट कॉमन फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस, प्रमुख सूत्र एवं फंक्शन, कि कौन कौन से हमारे फॉर्मूला हैं, कौन कौन से फंक्शन हैं। मतलब कि उन फॉर्मूला को देख करके हमको ये बताना है कि उनका कार्य क्या है, कैसे कैसे वो कार्य करते हैं।
तो जब आपको एक्सेल पे कोई सीट को ओपन करना हो, जब भी आपको एक्सेल पे जाना है, कोई वर्क करना है, कैलकुलेशन करना हो, मार्कशीट क्रिएट करना हो, तो हम क्या करेंगे, हम एक शॉर्टकट की को अप्लाई करेंगे। उस शॉर्टकट की का नाम है कंट्रोल प्लस एन। जब भी हम शॉर्टकट की पे जाकर के कंट्रोल एन प्रेस करेंगे, ध्यान देने वाली बात है कि हम वन टाइम कंट्रोल और वन टाइम एन को प्रेस नहीं करने वाले हैं। हम 2 फिंगर यूज करेंगे, 2 उंगलियों को, और जब 2 उंगलियों को प्रेस करके एक ही साथ कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो हमारा एक न्यू वर्कबुक ओपन हो जाएगा, जिसपे हमको जो भी सीट क्रिएट करनी है, जो भी डेटा क्रिएट करनी है, हम उस पर क्रिएट करके बना सकते हैं। आ रही बात समझ में? फिर हमको किसी फाइल को, एक्सेल फाइल को ओपन करनी है, तो हम शॉर्टकट की अप्लाई करते हैं कंट्रोल प्लस ओ। ठीक, एक्सेल सीट को जब बन जाने के बाद हमको सेव करनी है, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि हम कंट्रोल प्लस एस तो करते हैं, दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल। ये एक्सटेंशन है एक्सेल फाइल को सेव करने के लिए, बट उससे पहले हमको किसी ना किसी एड्रेस के नाम से, किसी ना किसी नाम से फाइल का एक्सटेंशन से पहले नाम देना होता है। जैसे मान लो कुछ भी आपको नाम देना हो, जैसे हमको कोई सीट बनानी है, लखनऊ पे डेटा बनानी है, तो हमने डाल दिया लखनऊ डॉट, ठीक, और हम इसका एक्सटेंशन लिखेंगे। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस एस करके सेव कर देंगे। लेकिन सोचने वाली बात है, अभी एक्सटेंशन हम आपको नेक्स्ट पॉइंट में बताएंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे, तो समझिए इसको। फिर अगर हमको एक्सेल सीट को बन जाने के बाद प्रिंट करना है, तो वी अप्लाई द शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस पी। अगर हमको एक्सेल सीट का किसी डेटा को, जो कि हमारा रो और कॉलम में अरेंज हो, ठीक है, उस डेटा को अगर हमको कॉपी करनी है, तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस सी को अप्लाई करते हैं। कंट्रोल से हमारे रो या कॉलम को, या तो पूरे वर्कशीट को क्या कर सकता है, कॉपी कर सकता है। ठीक, फिर अगर हमको किसी भी डेटा को किसी नेक्स्ट पेज से या किसी अनदर पेज से अगर हमको ला करके यहाँ मर्ज करना है, ज्वाइन करना है, ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस वी, और कंट्रोल प्लस वी जब करते हैं तो हमारा डेटा वहां आकर के पेस्ट हो जाता है, मीन्स व्हाट, यहाँ आके ज्वाइन हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड, फंक्शंस एंड शॉर्टकट। सेम वही फीचर है कि हमारा कार्य क्या है और उस कार्य का शॉर्टकट की क्या है। ठीक, हमको किसी पेज को टोटल कट करना है, जैसे सपोज दैट ये पेज हमको पूरा का पूरा क्या हो रहा है, विजुअल हो दिख रहा है, इस पेज को हमको डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे, एक शॉर्टकट की अप्लाई करेंगे कंट्रोल प्लस एक्स, और जैसे कंट्रोल प्लस एक्स करेंगे, ये पूरा पेज हमारा ये टेबल फॉर्म में जो क्रिएट होके आया है ये डिलीट हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात है, ये जो बैकग्राउंड ग्रीन कलर का है ये नहीं जाएगा, ये तब जाएगा जब हम इस पेज को ही डिलीट करेंगे। आ रही बात समझ में? तो हम शॉर्टकट की से केवल और केवल क्या कर सकते हैं, इस टेबुलर डेटा को डिलीट कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? फिर हमको जब आंडू करना है तो हम कंट्रोल जेड करते हैं। आंडू का मतलब यह है कि अगर हमने बहुत सारे डेटा को ठीक हटाना है, तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं। मतलब कि डेटा जब हमारा चला गया हो उसको वापस लाना है, बहुत सारे डेटा को हट जाने के बाद, तो हम कंट्रोल जेड को अप्लाई करते हैं। रीडू क्या करता है, उस डेटा को अगेन चेक करता है, उसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस वाई। अगर किसी भी सीट में हमको किसी भी लेटर को, जैसे मान लीजिए हमको इसी कंट्रोल प्लस वाई को बोल्ड करना है, तो हम शॉर्टकट की अप्लाई करते हैं कंट्रोल प्लस बी। ठीक, अब ये सब बेसिक की चीजें हैं। इस बेसिक में थोड़ा सा हमको एडवांस चीजें भी समझनी है। अगर हमको मान लीजिए सपोज दैट काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 ब्लॉक बने हुए हैं। ठीक, मान लीजिए ये साइड ए है और ये साइड बी है, तो 9 इधर 9 इधर, और हमको एक नया रो यहाँ पे अटैच करना है। क्या करना है, अटैच करना है, जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, हम एक नया फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इंसर्ट रो का, कंट्रोल
प्लस डबल इन्वर्टेड कॉमा प्लस डबल इन्वर्टेड कॉमा। जब हम कंट्रोल प्लस डबल इन्वर्टेड कॉमा प्लस डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ प्रेस करेंगे इंटर की, तो हमारा एक नया रो ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा। कहां पर? जो भी हम सीट पे डेटा को क्रिएट कर रहे होंगे वहां। ठीक, सपोज दैट आपने जो सीट क्रिएट किया वो सीट आपको ना चाहिए, आपने सोचा कि नहीं हमसे गलती हो गई, हमको ये सीट नहीं चाहिए, फिर हम क्या करेंगे, उस क्रिएट किए हुए रो को हम डिलीट करेंगे। तो डिलीट करने का भी फॉर्मूला होता है, शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस डबल इन्वर्टेड कॉमा माइनस डबल इन्वर्टेड कॉमा। जब हम कंट्रोल प्लस डबल इन्वर्टेड कॉमा माइनस डबल इन्वर्टेड कॉमा को प्रेस करेंगे तो हमारा जो ये रो क्रिएट हुआ है ये क्या हो जाएगा, जो कि हम यहाँ मान लीजिए सपोज दैट मैनुअली हम इसको जो इरेज कर रहे हैं, ये हमारा शॉर्टकट की से क्या हो जाएगा, ये इरेज हो जाएगा। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट टॉपिक है गो टू सेल। अगर हमको किसी सेल पे जाना है, सपोज दैट हमारा ये भी सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है, बिकॉज ये बाउंडेड है, रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से बना हुआ है। तो अगर हमको किसी सेल पे, किसी सिलेक्टेड सेल पे जंप करना है, मान लीजिए हम कट पे हैं और हमको डिलीट रो पे आना है या हमको इंसर्ट चार्ट पे आना है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस जी शॉर्टकट को अप्लाई करेंगे। ठीक, या तो हम एक्सेल सीट ओपन करने के बाद F5 भी प्रेस करेंगे तो हम किसी सिलेक्टेड सेल पे पहुंच जाएंगे। सेकेंड ऑप्शन है जब हम माउस भी यूज करते हैं और सिलेक्टेड सेल पे ले जाकर के क्लिक करते हैं, देन हम रीच कर जाते हैं कहां पर, जो भी हमारा सिलेक्टेड सेल है जहां हमको डेटा को एक्टिव मोड में रखना है, जहां पे हमको डेटा को रीराइट करना है। आ रही बात समझ में? मान लीजिए आपने कोई चार्ट बनाया है, पाई चार्ट, बार चार्ट, सर्कुलर चार्ट, एक्स वाई स्कैटर चार्ट, ठीक है, बहुत तरह के चार्ट होते हैं और इन चार्ट में से कोई भी आपने चार्ट क्रिएट किया हुआ है, उस चार्ट को एक्सेल सीट पे पेस्ट करना है। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, बट ये हमारा बेटर ऑप्शन नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अल्ट प्लस F1 सॉरी अल्ट प्लस F1 शॉर्टकट की को प्रेस करेंगे और जैसे अल्ट प्लस F1 को प्रेस करेंगे हमारा चार्ट एक्सेल सीट पे पेस्ट हो जाएगा। मींस कि हम बहुत कम समय में अपने चार्ट को सिलेक्ट करके क्रिएट करके सेव कर पाएंगे। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट स्लाइड, फाइल एक्सटेंशन। फाइल एक्सटेंशन का मतलब यह है कि हमको फाइल को कैसे एक्सटेंड करके कैसे सेव करना है, किस एक्सटेंशन से लिखेंगे तो हमारे एक्सेल सीट का फाइल सेव हो जाएगा। तो आपको ध्यान से समझना चाहिए कि जब एक्सेल हमारा 97 से 2003 तक का हो, ठीक है, मतलब इस टाइम पीरियड में ये एक्सेल सीट का सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया हो और वो जब हम एक्सेल सीट को यूज करेंगे, वर्कबुक यूज करेंगे और फाइल या डॉक्यूमेंट बना के सेव करेंगे, तो वहां जो हमारा एक्सटेंशन होगा वो होगा .xlx, ठीक है, और इस नाम से लिख करके इस एक्सटेंशन से हम फाइल को सेव कर पाएंगे। फिर हमारा एक्सेल आता है जो 2007 से आज के डेट में यूज हो रहा है। मींस कि आज के डेट की बात करें तो क्या है, आज 17/12/25। तो आज की डेट की बात करें तो अगर एक्सेल 2007 से लेकर के आज तक यूज हो रहा है तो उसका एक्सटेंशन है .xlxx, मतलब .xlxx से हम एक्सेल सीट को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं किसी भी फाइल को। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट स्लाइड, अब एडवांटेज। अगर हम कुछ भी पढ़ते हैं तो उसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज होता है। क्या होता है? एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, मतलब कि लाभ और हानि, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जब तक इन दोनों में से एक हमको ना दिख जाए हम काम करना और काम बंद करना नहीं छोड़ते। ठीक, जब लाभ दिखेगा तो काम करेंगे, हानि दिखेगा तो काम बंद कर देंगे। आ रही बात समझ में?
तो हम एक्सेल के एडवांटेज की बात करते हैं। तो एडवांटेज क्या है? इजी टू यूज फॉर डेटा एनालिसिस, मतलब कि किसी भी डेटा को एनालिसिस करने के काम में लिया जाता है। किसको? एक्सेल सीट को। मतलब कि अगर हमको देखा जाए तो जब मार्कशीट बनाते हैं तो हम वहाँ डेटा को एनालिसिस कर लेते हैं, विश्लेषण कर लेते हैं कि पहले या अभी कौन सा बच्चा टॉपर था या कौन सा बच्चा फेल्योर था या कौन सा बच्चा है जो कि एवरेज में है। मगर अगर हम देखना चाहें तो जब हम ब्रॉड लेवल पर देखते हैं, जब किसी बोर्ड की मार्कशीट को रिलीज की जाती है तो वहाँ पे विश्लेषण भी किया जाता है कि भाई पिछले समय का जो हमारा डेटा है, आज के उसी ईयर का उसी क्लास का डेटा में क्या रिफ्लेक्शन आया है, क्या बदलाव आया है। ठीक। सेकंड है फास्ट कैलकुलेशन। अगर हम एक एक डेटा को चेक करें, रीचेक करें तो ये मैनुअली करने में बहुत टाइम टेकन लगता है, जिससे हम किसी भी डेटा को दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे। तो जब भी एक्सेल शीट का यूज करते हैं तो ये जनरली यूज किया जाता है फास्ट कैलकुलेशन के लिए। ठीक। सेकंड है चार्ट एंड ग्राफ क्रिएशन। एक्सेल को हम चार्ट और ग्राफ बनाने के लिए भी यूज करते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया था पाई चार्ट, बार चार्ट, सर्कुलर चार्ट। ठीक। ये सब क्या होते हैं? यहाँ तक कि जो मैथ में हम प्लॉटिंग करते हैं, प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ, ये भी एक्सेल शीट में बना करके क्रिएट किया जाता है। हम ग्राफ प्लॉटिंग भी एक्सेल शीट पे नॉर्मली कर लेते हैं, जिससे हमको डेटा का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मोड समझ में आ जाता है। फिर हमारा है डेटा सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। फिर से समझिए, डेटा सॉर्टिंग मतलब कि या तो डेटा हमारा इंक्रीजिंग मोड में सॉर्ट हुआ हो या डिक्रीजिंग मोड में। ठीक। तो जब भी इंक्रीजिंग मोड होता है या डिक्रीजिंग मोड होता है तो हम वहाँ पे सॉर्टिंग को एक्सेस करते हैं एक्सेल शीट में। लेकिन जब भी फिल्टर डेटा किया जाता है, फिल्टर डेटा का मतलब होता है कि जब हमारे पास बल्क ऑफ डेटा हो, मतलब बहुत ज़्यादा डेटा का कलेक्शन हो, उस डेटा में से हमको रिक्वायर्ड और स्पेसिफिक डेटा को क्या करना है? फिल्टर करना है, छानना है। तब हम क्या करते हैं? फिल्टर अप्लाई करते हैं एक्सेल शीट पे। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक। अब हम आते हैं, जो भी आपने कंसेप्ट समझा है उससे हम 4-5 सवाल कर लेते हैं, जिससे हमारा ये क्लियर हो जाए कि हमने जो कंसेप्ट समझा है वो कंसेप्ट सही है या नहीं है। अगर आपने कंसेप्ट सही समझा है तो हमको उसका आंसर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपने नहीं समझा है तो हम उसको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक। तो फर्स्ट सवाल हमारा, एम एस एक्सेल इज यूज फॉर, एम एस एक्सेल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ठीक। तो एम एस एक्सेल का यूज हम जब भी करते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, जो भी हमारा करेक्ट आंसर है, तो पहला राइटिंग लेटर नहीं है। हम राइटिंग लेटर कहाँ करते हैं? जो कि हमारा टेक्स्ट एडिटर होता है, वो टेक्स्ट एडिटर हमारा या तो एम एस वर्ड हो या तो हमारा नोटपैड हो। ठीक है। तो हम वहाँ पे लेटर राइटिंग को करते हैं। फिर ड्राइंग पिक्चर, तो जब हम 2D पेंट 3D पेंट पे करते हैं, ठीक, तो वहाँ पे हम किसी भी पिक्चर को ड्रॉ करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। मेकिंग प्रेजेंटेशन, जब हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो हमारा वो पावर पॉइंट का टॉपिक है, पीपीटी का टॉपिक। ठीक। तो एम एस एक्सेल का जो डायरेक्टली आंसर है, जो हमें समझ में आ रहा है कि हम किसी भी रो और कॉलम के कनेक्शन से डेटा को कैलकुलेट करते हैं फास्ट। ठीक है। तो ये हमारा एम एस एक्सेल किसके काम आता है? फॉर डेटा कैलकुलेशन। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड, पंक्ति और स्तंभ। देखिए, रो को हम जिस नाम से जानते हैं हिंदी में उसको बोला जाता है पंक्ति। ठीक है। और कॉलम को बोला जाता है स्तंभ। ठीक। और इनका जो इंटरसेक्शन होता है, जो बिंदु होता है, उनको किस नाम से जाना जाता है? तो वो फील्ड नहीं होते हैं। फील्ड क्या है कि जब भी हम पूरे एरिया को कंसीडर करें, जब हमारे पास
मल्टीपल इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम हो, जो कि टेबल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो हम पूरे टेबल के फॉर्म को फील्ड मान सकते हैं कि हमको गिवन फील्ड पे क्या करना है, वर्क करना है। ठीक। रेंज क्या हुआ कि हमको कहीं दे दिया गया है A1 टू A19, तो हमको यहाँ पे अल्फाबेट A1 से A19 तक जो डेटा को मॉडिफाई करना है, सिलेक्ट करना है, उनको रेंज मानते हैं। ब्लॉक क्या होता है कि जो भी ब्लॉक होती है, हमारे सिलेक्ट किए हुए डेटा को ये देखना है कि यहाँ पे क्रिएट किया हुआ डेटा विजिबल हो रहा है कि नहीं, ब्लॉक में फॉर्म हो रहे हैं कि नहीं, मतलब कि पूरे डेटा में हर एक डेटा को हमने सही से टेबुलर फॉर्म में, रो में, कॉलम में नंबर और अल्फाबेट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट किया है कि नहीं। फिर हमारा इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम की बात आती है, तो जिनको हम जानते हैं सेल। सेल समझ लीजिए ये स्मॉलेस्ट यूनिट है। जब अगर हम एक घर बनाते हैं तो घर जिससे खड़ा होता है वो एक ईंट से खड़ी होती है, तो जो एक ईंट है उसी को हम सेल का नाम देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल 2007 फाइल इज, एक्सेल 2007 फाइल का एक्सटेंशन क्या है? तो देखेंगे ये जो हमारा डॉक्स लिखा हुआ है, ये डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड है, मतलब कि हम किसी भी डॉक्यूमेंट को बना करके डॉक फाइल को सेव करते हैं। जब हम कभी भी पावर पॉइंट स्लाइड को बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, पीपीटी लिख करके, डॉट पीपीटी लिख करके पावर पॉइंट को सेव करते हैं। जब हम किसी भी डेटा को टेक्स्ट एडिटर पे लिखते हैं, चाहे वो हमारा नोटपैड हो या एमएस वर्ड हो, ठीक है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, डॉट टीएक्सटी लिखते हैं। बट अगर हम एमएस एक्सेल की बात करें, जो कि 2007 से लेकर के प्रेजेंट टाइम में यूज हो रहा है, मतलब आज के डेट 17/12/2025 तक, ठीक, तो आने वाले टाइम में भी अगर कोई नया वर्जन अपडेट नहीं होता है तब तक यही चलने वाला है, तो उसका एक्सटेंशन होता है डॉट एक्सएल एक्स एक्स। ठीक है, जिससे हमें एमएस एक्सेल की फाइल को गिवन एक्सटेंशन के साथ सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फंक्शन इज यूज फॉर टू ऐड वैल्यू, कौन सा फंक्शन जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये तो बहुत छोटा सा और समझने वाला सवाल है कि जोड़ने तो हम बचपन से सम समझते आ रहे हैं। तो जब हम किसी भी फॉर्मूला में सम अप्लाई करते हैं, मतलब कि हमको क्या होता है, हम एक जोड़ प्रक्रिया से गुजरते हैं। हमको दो सेल को, दो नंबर को, दो रो को, दो कॉलम को जोड़ा जाता है। ठीक है, वहां ना तो मैक्स होता है, ना एवरेज होता है, ना ही काउंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला इन एक्सेल ऑलवेज स्टार्ट विथ, एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा किससे शुरू होता है? तो ध्यान देने वाली बात है, कुछ ऐसी टॉपिक है जैसे हमको परसेंटेज निकालना हो, एवरेज निकालना हो, काउंट करना हो, पास या फेल निकालना हो, सेल काउंट करना हो। ठीक, जब भी हम कुछ भी लिखेंगे तो हम फॉर्मूला में परसेंटेज तब लिखते हैं जब हमको परसेंटेज निकालना हो, हैशटैग तब लिखते हैं जब हमको कहीं पे कमेंट देना है। क्या देना है? कमेंट। कमेंट ये क्या करता है, एक स्टेटमेंट को हाईलाइट कर देता है कि हमारा क्वेश्चन टैग क्या है, क्वेश्चन क्या कहने वाला है। एट द रेट ये भी एक तरह से कमेंट के काम में आता है। ये भी एक हाइपरलिंक का काम है कि हम उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे। ठीक, लेकिन जब हम एक्सेल फार्मूला को लेते हैं तो एक्सेल फार्मूला हमेशा जब भी शुरू होता है उसका साइन इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल। इक्वल साइन से ही हमारा एक्सेल शुरू होता है। ठीक है, तो आज का हमारा ये सेशन और ये वीडियो यहीं पे क्लोज होता है। थैंक यू।